नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राज्य सेवा परीक्षा की और इसके मुख्य परीक्षा के सिलेबस को हम देख रहे थे। तो हमने पहले पेपर का सिलेबस और दूसरे पेपर का सिलेबस देख लिया था। आज हम बात करेंगे तीसरे पेपर के सिलेबस की। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, जो आपका तीसरा पेपर है, आप सभी जानते हैं ये तीसरा पेपर विज्ञान और तकनीकी से संबंधित है और इस विज्ञान और तकनीकी के पेपर में कुल 10 इकाइयां आपको दी गई हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोई भी विभाजन नहीं किया गया है। जैसा विभाजन पहले पेपर में था और दूसरे पेपर में था, यहाँ पर ऐसा कोई विभाजन नहीं है। 10 इकाइयां जो हैं, पूरी की पूरी 10 इकाइयां आपको एक साथ जो है तैयार करनी पड़ेंगी और आपका इसमें एक तरीके से खंड भी नहीं है। तो हम बात करेंगे बारी बारी से प्रत्येक इकाई पर। तो विज्ञान के अंतर्गत आप देखेंगे दोस्तों, इसमें आपका फिजिक्स शामिल है, केमिस्ट्री शामिल है, बायोलॉजी शामिल है, कंप्यूटर शामिल है, मैथ भी शामिल है, एनवायरनमेंट वगैरह भी शामिल है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें शामिल कर दी गई हैं। जैसे कि पहली इकाई फिजिक्स से संबंधित है। इसमें आप देख सकते हैं कार्य, बल और ऊर्जा। ये कार्य, बल और ऊर्जा का टॉपिक आपको दिया है। साथ ही साथ इसमें विभिन्न तरीके के बल भी पूछे जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जाएगा आपसे, घर्षण बल पूछा जाएगा, वायुमंडलीय दबाव या वायुमंडलीय दाब की भी बात की जाएगी और साथ ही साथ कार्य की भी बात की जाएगी। ये प्रमुख चैप्टर हैं, आप सभी जानते होंगे फिजिक्स के। इसके बाद इसी इकाई में शामिल होगा इसी इकाई में है टॉपिक इकाइयाँ और मापन। आप जानते हैं फिजिक्स में भौतिक राशियाँ होती है, उनका मापन हम कैसे करते हैं और उनके लिए कौन कौन सी इकाइयों का प्रयोग करते हैं वो आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ दैनिक जीवन के उदाहरणों पे हम फोकस करेंगे। मतलब फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तीसरा गति, वेग और त्वरण का टॉपिक होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गति और वेग में क्या अंतर है, त्वरण हुआ, ये सारी चीज़ें। इसके बाद एक टॉपिक आपका जुड़ा है ध्वनि का। ध्वनि की परिभाषा आपको जाननी पड़ेगी। प्रसार का माध्यम देखना पड़ेगा कि ध्वनि कौन से माध्यम में कितनी तेजी से गति करती है, किसमें ज़्यादा तेज गति से जो है गमन करती है, किसमें कम गति से गमन करती है। श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि की बात करेंगे, किन ध्वनियों को मनुष्य सुन सकता है, किनको नहीं सुन सकता है। शोर और संगीत की भी बात करेंगे कि मतलब किस ध्वनि को हम शोर की कैटेगरी में शामिल करते हैं और कौन सी ध्वनियाँ जो हैं हमारे लिए मधुर होती हैं, संगीत की तरह होती है। फिर ध्वनि से संबंधित कुछ फिजिक्स की शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि आयाम हुआ, तरंग लंबाई हुई, कंपन हुआ और आवृत्ति हुई। ये पूरा का पूरा जो तकनीकी शब्दावलियाँ हैं फिजिक्स की वो हम देखेंगे। फिर विद्युत का चैप्टर आएगा जिसमें आप विभिन्न तरीके के जो सेल होते हैं, शुष्क सेल वगैरह, वो देखेंगे। परपथ या सर्किट की बात करेंगे, खुला परपथ, बंद परपथ आदि। इसके बाद हम चुंबक नामक टॉपिक पढ़ेंगे, चुंबक की विशेषताएं और गुण पढ़ेंगे। कृत्रिम चुंबक का निर्माण कैसे किया जा सकता है और साथ ही साथ कृत्रिम चुंबक का हम उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। प्रकाश का टॉपिक आएगा, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रकाश की जो घटनाएं हैं, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होते हैं और उनके द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक शामिल होगा वो आपका ऊष्मा का टॉपिक है, जिसमें आप ताप के मापन को पढ़ेंगे, थर्मामीटर को पढ़ेंगे और ऊष्मा का रूपांतरण किस तरीके से होता है, एक रूप से दूसरे रूप में किस तरीके से ऊष्मा परिवर्तित होती है। तो इस तरीके से ये पहली इकाई है आपकी। सारे टॉपिक क्लियर हैं कि फिजिक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा। इसके बाद इसकी जो दूसरी इकाई है वो केमिस्ट्री पर आधारित है, जिसमें हम पढ़ेंगे तत्व क्या होती हैं, यौगिक क्या होती है, मिश्रण क्या होता है, इनकी परिभाषाएं। साथ ही साथ रासायनिक प्रतीक जो होते हैं जिनसे हम किसी तत्व को प्रदर्शित करते हैं उनको पढ़ेंगे, उनके एक तरीके से गुणों को भी बात करेंगे और पृथ्वी पर इनकी कितनी उपलब्धता है, कितने परसेंटेज में कम है, ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें। फिर हम पदार्थ की बात करेंगे कि पदार्थ किसे कहा जाता है, धातुएं और अधातुओं में क्या भिन्नता होती है। साथ ही साथ आवर्त सारणी, आप जानते होंगे मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी बनाई थी, वो जो कि एक शुद्ध आवर्त सारणी थी, उसको पढ़ेंगे और आवर्त सारणी की आवर्तता के बारे में बात करेंगे कि जो तत्व रखे गए हैं आवर्त सारणी में उनमें किस तरीके से उनके स्थान परिवर्तन के साथ साथ उनकी विशेषताओं में भी परिवर्तन होता जाता है। फिर हम परमाणु की बात करेंगे
परमाणु की संरचना किस तरीके की होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, संयोजकता का क्या महत्व है, संयोजकता होती क्या है, और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर में इसकी क्या भूमिका है। फिर हम बॉन्ड की बात करेंगे, कौन कौन से बंध होते हैं। साथ ही साथ परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन, जो कि एक प्रमुख क्रियाएं हैं केमिस्ट्री में, और साथ ही साथ ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, वो देखेंगे। अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ेंगे, और हम पीएच मान को भी देखेंगे। आप जानते होंगे पीएच स्केल होती है एक, जो 1 से 14 भागों में बटी होती है। इसके बाद हम देखेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कौन से परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, दहन कैसी क्रिया है, एक तरीके से मोमबत्ती का जलना कैसी क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण कैसी है। फिर दैनिक जीवन में रसायन, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप जानते हैं मनुष्य के जीवन में आज रसायनों की बहुत भूमिका है। तो दैनिक जीवन में हम किन किन रसायनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं प्लास्टिक है, दैनिक जीवन में हम काफ़ी उपयोग करते हैं, और हमारे एक तरीके से जीवन से ये जुड़ चुकी है। इसके बाद आपकी इकाई 3 चालू होगी, जो कि बायोलॉजी से संबंधित है। इसमें हम माइक्रोब से या सूक्ष्म जीवों पर बात करेंगे। सबसे पहले जैविक कृषि की बात करेंगे। आज की डेट में आप देखेंगे जैविक कृषि को हमारी सरकार के द्वारा काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। कोशिका की पूरी संरचना देखेंगे, कोशिका की संरचना के जो विभिन्न अंग हैं उनके कार्य देखेंगे, साथ ही साथ जंतुओं पौधों का वर्गीकरण देखेंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि साइटोलॉजी जुड़ी है इसमें, और क्लासिफिकेशन भी जुड़ा है। साथ ही साथ पौधों, पशुओं, मनुष्यों में पोषण की विधियां कौन सी होती हैं, संतुलित आहार क्या होता है, विटामिन क्या है, साथ ही साथ अभावजन्य रोग या हीनताजन्य रोग क्या है, विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं वो कहलाते हैं। हार्मोन्स देखेंगे, उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं शरीर पर। मानव शरीर के अंगों को देखेंगे, मानव शरीर के इस पूरी संरचना को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ विभिन्न तंत्रों की कार्य प्रणाली को भी हम देखेंगे। एक और अलग से टॉपिक है जीवों में श्वसन। तो मनुष्य में श्वसन के साथ साथ जितने भी जीव हैं सभी में हम श्वसन की प्रणाली को देखेंगे। फिर आता है पशुओं और पौधों में परिसंचरण और परिवहन। आप जानते हैं पौधों में जाइलम फ्लोएम नामक संरचनाएं होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। इसी तरीके से पशुओं में या मनुष्य में आप देखेंगे पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर आप देखेंगे पशुओं और पौधों में प्रजनन किन विधियों से होता है, अलैंगिक विधि से होता है, लैंगिक विधि से होता है, तो वह सारी चीजें। फिर स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियों वाले टॉपिक को भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी इकाई 4 आएगी, जो कि मुख्य रूप से कंप्यूटर आधारित है, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और विभिन्न पीढ़ियां। आप जानते हैं पीढ़ी का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण बेहतर होते जाते हैं समय के साथ साथ। फिर मेमोरी की बात करेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी लगती हैं कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडो की बात करेंगे, साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग पढ़ेंगे। सिर्फ उपयोग पढ़ना है, हमें पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं पढ़ना है। फिर कंप्यूटर की कौन कौन सी भाषाएं होती हैं जिसमें विभिन्न तरीके के प्रोग्राम लिखे जाते हैं, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और असेंबलर क्या होता है, जो कि मुख्य रूप से भाषाओं से संबंधित टॉपिक हैं कंप्यूटर की। और इसके बाद आएगा इंटरनेट और ईमेल। तो इंटरनेट और ईमेल भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रीलिम्स में तो काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। सोशल मीडिया एक टॉपिक अलग से ही रख दिया गया है। आज की डेट में सोशल मीडिया का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। ई गवर्नेंस को रखा गया है। ई गवर्नेंस का सीधा सा मतलब है सरकार कंप्यूटर के माध्यम से जो कार्य कर रही है, अपनी नीतियों को बढ़ावा दे रही है या नीतियों को लागू कर रही है, वो इसका महत्व वही होता है ताकि करप्शन कम से कम हो। और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे विभिन्न उपयोगी जो पोर्टल्स हैं, साइट्स हैं, और विभिन्न तरीके के वेब पेजेज जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। फिर इसके बाद इकाई 5 आती है, और ये इकाई मैथ से संबंधित है। यहाँ पर आप देखेंगे संख्याओं की बात करेंगे, उनके प्रकारों की बात करेंगे, इकाई मापन की विभिन्न विधियां देखेंगे, समीकरण और गुणनखंडों को देखेंगे, लाभ हानि टॉपिक महत्वपूर्ण है, प्रतिशत कैसे निकाले जाएंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक होगा, और अनुपात और समानुपात। तो मुख्य रूप से मैथ की कक्षाएं होंगी ये। सांख्यिकी देखेंगे स्टैटिक्स से, जिसमें प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी, साथ ही साथ माध्य, माध्यिका और बहुलक नामक टॉपिक आएगा। और ये टॉपिक आपको तैयार करना होगा, प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने संरचना देखी होगी कि हर इकाई से जो है क्वेश्चन आएगा।
और साथ ही साथ विचरणशीलता की माप है और प्रादेशिक के प्रकार। तो मुख्य रूप से गणित के टॉपिक हैं, इनको भी आपको तैयार करना होगा। इसके बाद हम चलते हैं इकाई 6 की तरफ। दोस्तों अब हम चलते हैं इकाई 6 की तरफ, जिसमें संक्रामक रोग हैं और उनकी रोकथाम है। कौन कौन से रोग हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। फिर आपका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम आएगा, आपका नेशनल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो आयुष आएगा। आयुष चिकित्सा पद्धतियों में आप जानते हैं आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को शामिल किया जाता है। इनकी हमें प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए तथा साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं उनको देखेंगे कि केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाओं को चला रही है। इसके बाद आता है केंद्र एवं राज्य के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन, जैसे कि आपका देखेंगे एम्स को देख सकते हैं आप, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन संगठनों की भी हम बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी इकाई 7 चालू होगी और ये इकाई थोड़ी सी बड़ी इकाई रहेगी और इसमें मुख्य रूप से संगठनों को शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे इसमें शामिल है मानव जीवन पर विकास के प्रभाव। आप जानते हैं हम जैसे जैसे विकास कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे जीवन पर कुछ निगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहे हैं। स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं देखेंगे कि हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा उन्नत क्यों नहीं बना पाते, उनमें क्वालिटी है या नहीं है, कीमतें कैसी हैं। आप देखेंगे हमारे यहाँ पे उत्पाद में क्वालिटी कम होती है लेकिन कीमत ज़्यादा होती है, तो ये एक ड्रॉबैक है। रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक है जिसे हम सुदूर संवेदन बोलते हैं, इसके इतिहास को जानेंगे और भारत में रिमोट सेंसिंग का पूरा जो इतिहास है उसे पढ़ेंगे। फिर आपको इन संस्थानों की पूरी जानकारी होनी चाहिए या हम बोल सकते हैं कि एक सामान्य आइडिया होना चाहिए। जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि आपका इसरो कहलाता है, राजा रमन्ना प्रगति प्रौद्योगिकी केंद्र RRCAT कहलाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो कि DRDO के नाम से जाना जाता है, भाभा परमाणविक अनुसंधान केंद्र जो कि मुंबई में स्थित है, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान जो कि मुंबई में है, आपका राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि तिरुपति में है, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र जो कि बेंगलोर में है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में है, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क जो कि बेंगलोर में है, आपका इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर जो कि आपका बेंगलोर में है। इसी तरीके से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में है और साथ ही साथ भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसी तरीके से कुछ अन्य संस्थान और हैं, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र बेंगलुरु हैदराबाद और आपका भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून। ये सारे संस्थान हैं जो मुख्य रूप से आप देखेंगे विज्ञान से संबंधित संस्थान हैं, इनकी हमें सामान्य जानकारी चाहिए। फिर हम उपग्रहों की बात करेंगे, भू-स्थिर उपग्रह क्या होते हैं, साथ ही साथ जो यान होते हैं उनकी कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं, शुरुआती पीढ़ी के यानों की विशेषता क्या थी जो कि अंतरिक्ष में भेजे जाते थे, वर्तमान के यानों की विशेषता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, स्वास्थ्य और चिकित्सा के टॉपिक पर बात करेंगे। इसी तरीके से कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में हम बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, कितना हमने इससे लाभ लिया है और क्या हमें हानियां हुई हैं, वो चीज़ देखेंगे। जैसे कि कृषि में आप देख सकते हैं बीटी कॉटन उगाया हमने। बीटी कॉटन आज देश में बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से किसानों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो हमारे लिए काफ़ी एक तरीके से लाभदायक रहा है, लेकिन इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, वो भी देखेंगे। इसके बाद आता है क्लोन्स, जो क्लोन होते हैं, रोबोट्स होते हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए टॉपिक को देखेंगे, पेटेंट को देखेंगे और इसमें ट्रिप्स और आपका ट्रिम्स नामक टॉपिक देखेंगे। WTO से संबंधित ये टॉपिक हैं, विश्व व्यापार संगठन से। बौद्धिक संपदा का मतलब आप जानते ही होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जो एक तरीके की खोज होती है, उसका खुद का आविष्कार होता है या उसकी खुद की एक तरीके से रचना होती है, उसको हम उसकी बौद्धिक संपदा के रूप में जानते हैं। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का क्या योगदान रहा है,
तो कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताए गए हैं, उनके बारे में जानना होगा, जैसे कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, एम विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस और राजा रमन्ना, और साथ ही साथ प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ये प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हमें जानना होगा। फिर आता है विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन से दिए जाते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे, जैसे कि आपके नोबेल पुरस्कार मिलते हैं हमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। इसी तरीके से ये जो इकाई होगी 7 वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद इकाई 8 आएगी जो कि ऊर्जा पर आधारित है पूरी तरीके से। एनर्जी के टॉपिक पर आप देखेंगे ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत पढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं, उदाहरण और इनमें अंतर। पारंपरिक स्रोत का मतलब वही हो गया आपका कोयला, पेट्रोलियम और साथ ही साथ गैस, और गैर पारंपरिक का मतलब हो गया आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। फिर आपका आता है ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा का क्रय खरीदी, उसका उत्पादन और साथ ही साथ नियंत्रण और रखरखाव। कुल मिलाकर एनर्जी से संबंधित सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे ऊर्जा उत्पादित की जाती है किसी विशेष सेंटर पर, कैसे वहाँ से ट्रांसमिट की जाती है, क्या समस्याएं आती हैं, क्या लॉस होता है, उस लॉस को दूर करने के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं। फिर ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे देखेंगे, चुनौतियां देखेंगे। आप जानते हैं वर्तमान में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। वैसे भी कोई भी देश जब विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ता है तो ऊर्जा की आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। आपको बता दूं विकसित देशों में ऊर्जा की आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं। फिर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की बात करेंगे, वर्तमान परिदृश्य देखेंगे, भविष्य की संभावनाओं पर बात करेंगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और जैव ईंधन जो कि ऊर्जा के वैकल्पिक साधन हैं, तो वर्तमान में इन पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके से 8वीं इकाई जो है मुख्य रूप से एनर्जी पर आधारित है। आपकी 9वीं इकाई आएगी जो कि पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण का क्षेत्र क्या है, इसके आयाम क्या है, पर्यावरण के विभिन्न पहलू जैसे कि आपका भौतिक पहलू, आध्यात्मिक पहलू, आर्थिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, मनोवैज्ञानिक पहलू, कि पर्यावरण इन सारे पहलुओं की दृष्टि से क्या है। भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की परिभाषा देखेंगे कि भारतीय हम जो अपनी सनातन संस्कृति में जो पर्यावरण को लेकर चलते हैं वो पर्यावरण क्या है, आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार या आधुनिक विश्व में पर्यावरण का कंसेप्ट क्या है। फिर मानव गतिविधियों पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। आप सीधी सी बात है, मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित होता है और उसको प्रभावित करता भी है। फिर पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य देखेंगे जिसे हम पर्यावरणीय नैतिकता के नाम से जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आज की डेट में हम विकास की अंधी दौड़ में शामिल हैं, पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं, तो उससे संबंधित इथिक्स का एक टॉपिक यहाँ पर भी शामिल है। फिर जैव विविधता की बात करेंगे। आप जानते होंगे जीवन के विभिन्न रूपों की बात है। पर्यावरण प्रदूषण की बात करेंगे, विभिन्न तरीके के प्रदूषणों को पढ़ेंगे, उनको दूर करने के उपायों को पढ़ेंगे। और पर्यावरण परिवर्तन जिसे हम जलवायु परिवर्तन भी बोल सकते हैं। फिर आता है पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और उनकी चुनौतियां। काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए आप, एक बहुत बड़ी समस्या है। पर्यावरण की क्षरण के कारण कौन से हैं, पर्यावरण का ह्रास क्यों होता है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं किसी भी घटना का, आप देख सकते हैं, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो। एक टॉपिक जुड़ा है पर्यावरणीय शिक्षा, तो इसमें सीधी सी बात है जन जागरूकता से संबंधित है, सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम को लेकर है। पर्यावरणीय शिक्षा की बात करेंगे और उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित देखेंगे। सीधी सी बात है, पर्यावरण के बारे में यदि हमने जागरूकता बढ़ा ली तो हमारे स्वास्थ्य पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा, हमारी सुरक्षा पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा। फिर आता है पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं। आप देखेंगे हमारे संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो पर्यावरण संरक्षण की तरफ गौर करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिकल 21 में देख सकते हैं जिसकी व्याख्या में पर्यावरण का अधिकार दिया गया है। आप हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देख सकते हैं, मौलिक कर्तव्यों में देख सकते हैं, पर्यावरण के संवैधानिक प्रावधान शामिल हैं।
पर्यावरण संरक्षण की नीतियां कौन सी हैं और हमने कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब नियामकीय ढांचा बनाया है ताकि पर्यावरण के ह्रास को कंट्रोल कर सकें। आप देखेंगे हमने कई संस्थाएं बनाई हैं, एनजीटी राष्ट्रीय हरित जो प्राधिकरण है वो बनाया है, जल प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए या किसी भी के प्रदूषण को रोकने के लिए अलग अलग संस्थाएं गठित की हैं। इसके बाद आपकी 10वीं इकाई आती है और दोस्तों आपको बता दूं ये 10वीं इकाई मुख्य रूप से ज्योग्राफी से संबंधित है जो यहाँ पर शामिल कर दी गई है। भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा देखेंगे, उसका महत्व देखेंगे, पृथ्वी की जो संरचना है वो देखेंगे, भूपर्पटी क्या है, मेंटल क्या है, उसका कोर क्या है, स्थल मंडल क्या है, जल मंडल क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी की आयु कितनी है, साथ ही साथ भूवैज्ञानिक एक आवर्त भूवैज्ञानिक समय सारणी होती है जिसमें विभिन्न काल आते हैं, उसको हम पढ़ेंगे कि कौन से काल में क्या हुआ, जैसे कि जुरैसिक काल, क्रेटेशियस काल। चट्टानों की बात करेंगे, चट्टानों को ही हम सेल कहते हैं, परिभाषा पढ़ेंगे, उनके प्रकार पढ़ेंगे। आप जानते होंगे प्रकारों में आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें शामिल होती हैं। खनिज क्या होती हैं, अयस्क क्या होती हैं, जीवाश्मों की बात करेंगे, जीवाश्म ईंधनों की बात करेंगे, साथ ही साथ अपक्षय और अपरदन की भी बात करेंगे जिसके माध्यम से चट्टानें टूटती हैं। साथ ही साथ मृदा निर्माण की बात करेंगे कि किस तरीके से चट्टानों को टूटने से मृदा का निर्माण होता है। भूमिगत जल की बात करेंगे, जमीन के अंदर जो जल है उसकी स्थिति की बात करेंगे। साथ ही साथ हम कोयला, तेल और गैस की भी बात करेंगे जो कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी ये 10 इकाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस पेपर पर आपको बेहतर कमांड बनाना है, ध्यान रखें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। हालांकि जो ये पेपर 3 है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको इस पर अच्छी तैयारी करनी है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास बेहतर लगे, आपको ये क्लास पसंद आ रही हो, आपको समझ में आ रहा हो बारी बारी से चीज़ें, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।